हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12वीं क्लास का असाइनमेंट 2 का हिंदी विषय का प्रश्न, उसका उत्तर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये हिंदी विषय में कौन कौन से प्रश्न हैं, उसके बाद उसके उत्तर को समझाऊंगा। फिर आप उसका जो उत्तर दिया है उसको स्क्रीनशॉट करके आप लिख सकते हैं या फिर समझ कर भी लिख सकते हैं। तो हमारे जो इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और जो बाद में वीडियो डालेंगे वो भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये हिंदी विषय का पहला प्रश्न है असाइनमेंट 2 का। इसमें लिखा हुआ है, शिखर पेंडिंग के आधार पर अशोधरा पंत का स्वभाव का कोई 5 विशेषताएं आपको लिखना है या उस पर प्रकाश डालना है। यह है पहला प्रश्न। इसके बाद इसी का दूसरा प्रश्न है, उषा कविता के उन आभासों को स्पष्ट कर लिखिए जिनके कारण उस कविता को गांव के सुबह का चित्र कहा जाता है। इसके बाद इसी का तीसरा प्रश्न है, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय संस्कृति सामाजिक परिवेश में क्या उसका महत्व है? इसके बाद है चौथा प्रश्न, पत्रकारिता के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए संक्षेप में लिखिए। यहाँ पर लिखने कह रहा है कि पत्रकारिता के उसके बारे में लिखना है, उसका कौन कौन से आयाम है उस पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालना है, उसके बारे में लिखना है। और उसके बाद पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ कविता दिया हुआ है और उस कविता से अंतर्गत आपके सामने प्रश्न है और उस प्रश्न को इसी कविता के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो चलिए मैं आपको प्रश्न बता दिया, अब इसका उत्तर बता रहा हूं कि उत्तर क्या क्या होगा। तो लीजिए आपको मैं पहला प्रश्न का उत्तर बता रहा हूं। पहला प्रश्न का उत्तर है, समय के साथ न ढलने वाले यशोधरा बाबू समय के साथ नहीं ढल पाए। उनकी चाल वही पुरानी बनी रही, न तो वह नए ढंग से चाल चलन अपना पाए, न बच्चों को अपना। वह सेक्शन अफसर होते हुए भी वह साइकिल में दफ्तर जाते थे। मतलब वह जो पुराना रीति रिवाज था उसी को मानते थे, किसी प्रकार के जो नए तकनीक या जो नया परिवेश उसको वह नहीं अपनाया। इसका दूसरा बिंदु है रूढ़िवादी। इसका दूसरा बिंदु है कि जो यशोधरा बाबू है वो क्या थे? रूढ़िवादी थे। वह रूढ़िवादी परंपरा को मानते थे। उन्हें पुरानी बातें, पुरानी जो परंपराएं, पुराने रीति रिवाज को वह मानते थे। संयुक्त परिवार प्रथा में विश्वास रखते थे। उनका जो पत्नी का सजना संवरना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण मंदिर जाते थे। जो यशोधरा बाबू थे वह क्या थे? बहुत ही पुराना ख्यालात के थे। वे यहाँ तक कि उसकी पत्नी की सजना संवरना, तैयार होना भी उसको अच्छा नहीं लगता था, और वह रोज प्रतिदिन पूजा करने के लिए उनके घर के आसपास या थोड़ा दूर एक मंदिर था लक्ष्मी नारायण, वहां प्रतिदिन जाकर वह पूजा करते थे। इसका तीसरा बिंदु बता रहा हूं मैं। इसका तीसरा बिंदु है, जो यशोधरा बाबू है वो क्या थे? भौतिक सुख सुविधा के विरोधी थे। जो वह भौतिक सुख सुविधा को वह बिल्कुल इच्छा नहीं रहती उनको, बल्कि वो तो इनके विरोधी हैं। उन्हें अपने घर में पार्टी का होना अच्छा नहीं लगता है। वे स्वयं या तो पैदल चलते या साइकिल पर चलते थे। उन्हें केक, उनकी वेशभूषा भी अत्यंत साधारण किस्म की होती है। तो आपको तीसरा बिंदु अच्छे से समझा रहा हूं। वो क्या थे? बहुत ही रूढ़िवादी थे। उनको किसी प्रकार के भौतिक सुख सुविधा उनको अच्छा नहीं लगता था।
यहाँ तक कि वो कहीं जाते तो या तो पैदल जाते या फिर साइकिल में जाते। उनको गाड़ी मोटर में जाना अच्छा नहीं लगता था। और क्या था, जैसे घर में किसी बच्चे का जन्मदिन मनाना, पार्टी मनाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं रहता था। और उसका जो वेशभूषा होते थे, उनका पहनावा वो होते थे, वो बहुत ही साधारण, मतलब जो पुराना जो वस्त्र है उसी को पहनते थे। जो नए प्रकार की जैसे पेंट शर्ट वगैरह पहनना उनको पसंद नहीं रहता था। इसका चौथा बिंदु है यशोधरा बाबू की विचार पूरी तरह से पुराने और सहानुभूति के पात्र नहीं है। मतलब उसका जो विचार तो भी बहुत ही पुराना था, नए विचार को मानना या समझना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसका पांचवा बिंदु है यशोधरा बाबू एक आदर्श व्यक्ति हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचार को अपनाना ही उचित है। मतलब जो यशोधरा बाबू है वो क्या थे, बहुत ही आदर्श व्यक्ति थे, हर प्रकार के आदर्श को मानते थे, पुराना सभ्यता परंपरा को मानते थे। इसलिए आज के युग में उनके विचार को अपनाना बहुत ही अच्छी बात है और उनके आदर्श में चलना भी अच्छी बात है। इस प्रकार से आपको मैं पहला प्रश्न का उत्तर समझाने है। दूसरा प्रश्न का उत्तर, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शुद्ध चित्र है। कवि के नीले संग राख से लिपा हुआ गीला चौका, उसके बाद है फसल कूट, नीला जल और गोरी युवती की मखमली देह आदि। इन सब को देखकर यह कहा जा सकता है कि उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इसको और थोड़ा समझा दे रहा हूँ। यह जो कविता है उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। मतलब गांव में सुबह के समय किस किस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है। तो गांव में ज्यादातर क्या होता है, जैसे सुबह होता है लोग अपने जो चूल्हा चौका होता है उसका लिपाई करते हैं, अपने बर्तन वगैरह है उसको राख से मांजते हैं। उसके बाद सुबह जाकर जो नदी या तालाब है उसमें जो शुद्ध जल होता है उसमें स्नान करते हैं, नहाते हैं। इस प्रकार से मतलब दर्शाया गया है, इसलिए इस कविता को सुबह का उपमान के रूप में माना गया है। इसको इस प्रकार समझ के आप बढ़ा चढ़ाकर भी लगभग 75 से 100 शब्द के बीच में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न का उत्तर है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय इसलिए बोलती है क्योंकि भारतीय समाज में गंगा को जीवनदायिनी माना जाता है, उसे एक मां के समान पवित्र माना जाता है तथा उसकी पूजा की जाती है। मेघ भी गंगा से ही पानी लेकर बरसते हैं। नदियों का भारतीय सामाजिक संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति में नदियों को मां की तरह पूजा जाता है, समाज में उन्हें पवित्र माना जाता है, उनके जल भी पवित्र है। और जो गंगा होता है उसमें लोग स्नान करते हैं, स्नान करके यह मानते हैं, यह मान्यता है कि उनके जीवन में जितने भी पाप किए हैं वो सब पाप गंगा मैया के स्नान करने से उसका पाप नष्ट हो जाता है और अपने आप को धन्य समझते हैं। इसी प्रकार सभी नदियों के जल को भी पवित्र माना जाता है। नदियों के पवित्र जल में स्नान करने हेतु समय समय पर नदी के किनारे में कई तरह के आयोजन, मेला इत्यादि का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो श्रद्धालु होते हैं दूर दूर से आते हैं और उसमें स्नान करते हैं। और स्नान करने से यह माना जाता है कि नदियों के पवित्र जल में स्नान करने से उनकी सारी पाप नष्ट हो जाता है और उनको एक अच्छा अनुभव होता है। इसलिए नदियों को भारतीय संस्कृति में पवित्र या माता कहा गया है। और नदियों का समय समय पर मेला होता है और उसके साथ साथ नदियों का हमेशा हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति में पूजा जाता है। इसी प्रकार से आपको अब मैं चौथा प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ। चौथा प्रश्न है पत्रकारिता। पत्रकारिता संबंधित है। आपने आसपास की जो चीज, घटनाएं और लोगों के बारे में
जो ताजा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसके जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ है पत्रकारिता का मूल तत्व है। मतलब कहने का मतलब यह है, जो मनुष्य हो प्रारंभ से ही जो आसपास में जो घटनाएं होती है, आसपास की जो वस्तुएं होती है, उनके बारे में जानकारी रखना, उनके बारे में जानना, ये मनुष्य का सरल स्वभाव है। इन सब की जो जानकारी प्राप्त होता है या जो घटना होता है, उसके बारे में जानकारी लेना ही एक प्रकार की पत्रकारिता है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी। कहने का मतलब है, यदि मनुष्य के मन में जिज्ञासा नहीं है तो किसी समाचार की आवश्यकता भी नहीं होगी। मतलब मनुष्य के मन में जिज्ञासा होता है, कुछ जानने की चेष्टा होता है, तभी वो समाचार को पढ़ता है। और यही पत्रकारिता का मूल महत्व है। पत्रकारिता क्या है? हम अपने आसपास पड़ोस के बारे में, जो राज्य देश दुनिया के बारे में जो जानना चाहते हैं या जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ये सूचनाएं हमारे जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती है। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में समर्पित करते हुए तक पहुंचाते हैं। इसके लिए उसे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं। मतलब जो देश दुनिया में जो घटनाएं होती है, उसको जो समाचार जो लिखने वाले होते हैं, बोलने वाले होते हैं, जो समाचार चैनल होता है, उसमें वो लोग देश दुनिया से कहीं पर जो घटना घटता है उसको जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर उस जानकारी को समाचार के माध्यम से लिखकर या बोलकर हम तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से हम देश दुनिया के बारे में जो घटना घटित हो रही है उसको हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जो पत्रकारिता होता है या समाचार का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम जो देश दुनिया में, अपने राज्य में, अपने आसपास के क्षेत्र में जो घटनाएं होती है उसके हम जानकारी आसानी के साथ प्राप्त कर लेते हैं। इससे हमें ज्ञान भी मिलती है। चाहे उसने स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे अंतिम प्रश्न है 5वां। ये एक कविता है, उस कविता के अंतर्गत कई प्रश्न पूछा गया है। उस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो 5 का क है, कविता फूलों के बहाने खिलना है, क्योंकि फूलों को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है और उसका मन में कविता फूलों के भांति विकसित हो जाती है। जिस प्रकार से जो फूल खिलता है, उस खिलते हुए फूल को देखकर जो कवि होता है उनके मन में कविता लिखने की एक उत्सुकता आ जाती है। इस प्रकार से है। इसी का 5वां कक्षा है, जिस प्रकार से फूल परात मधु व सुगंध के साथ खिलता है, उसी प्रकार से कविता भी मन में भावों को लेकर रची जाती है। जैसे कि जो लिखते हैं कविता, उसमें क्या होता है, फूलों की तरह होता है। जिस प्रकार से फूल खिलता है तो उसमें पराग, उसकी सुगंध आता है, उसी प्रकार जब कविता लिखा जाता है तो उसमें भी मन को प्रसन्न करने वाली एक भाव होता है। उस भाव के साथ कविता को रचा जाता है। इसी प्रकार से 5वां का ग। 5वां ग का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। आप उसको स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं या फिर इसको पढ़ के भी आप लिख सकते हैं। यह है 5 ग का उत्तर। इसके बाद 5 घ का उत्तर भी आपको बता रहा हूँ, उसको भी आप स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, पढ़कर समझ सकते हैं। यह है 5 घ का उत्तर जो आपके सामने है। इसको आप पढ़ सकते हैं और या फिर स्क्रीनशॉट करके आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यह है आपके सामने, देखिए। और यह है 5 का अंगा। इसका भी पद्यांश कविता के बहाने पाठ से लिया गया है तथा इसके कवि है कुंवर नारायण जी है। मतलब इस पाठ का नाम लिखना है और उसमें जो कवि है उसका नाम लिखना है। तो आपके सामने है, बोल दिया हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हैं।